Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My dear students, as you know that we have finished the syllabus of corporate law and we have started the revision part, and we will continue this practice. Today we will start the revision with the topic transfer and transmission of shares. So transfer and transmission of shares, transfer of shares and transmission of shares, दोनों ही शेयर का ट्रांसफर है, लेकिन दोनों में फर्क है. ट्रांसफर और भी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में एक बंदा अपनी मर्जी से अपने शेयर्स को दूसरे को ट्रांसफर करता है, चाहे वो गिफ्ट की सूरत में हो, चाहे वो उसको वो बेचे सेल की सूरत में हो, लेकिन ये होता है ट्रांसफर. यानी ट्रांसफर टेक्स प्लेस व्हेन अ मेंबर ट्रांसफर हिज शेयर्स टू सम अदर पर्सन ऑन सेल गिफ्ट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. याद रखिए, जब बंदा अपनी जिंदगी में अपने शेयर्स दूसरे के नाम ट्रांसफर करे तो इसे हम कहते हैं दी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. नाउ व्हाट इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एक्चुअली टेक्स प्लेस थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ. बजरिए कानून जब हम शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर करें तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन. ये भी शेयर का ट्रांसफर है. यानी हम बात जमीन जायदाद के ट्रांसफर की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं शेयर्स के ट्रांसफर की. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ट्रांसफर ऑफ शेयर टेक्स प्लेस in the lifetime of the transfer, whereas transmission is actually the passing of title or property in shares to the other person on happening of certain events. कुछ events के होने पर ट्रांसमिशन होता है. अब वो events क्या है? डेथ. एक बंदे की डेथ हो जाए तो जाहिर है उसके शेयर्स दूसरे को जाने हैं. इंसॉल्वेंसी, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाए तो ऑफ कोर्स उसके शेयर्स दूसरे को जाएंगे. ल्यूनेसी, अगर कोई बंदा मखबूतुल हवास हो जाए, पागल हो जाए, तो ऑफ कोर्स उसके शेयर्स नीड टू बी ट्रांसफर टू द अदर पर्सन. सो ट्रांसफर takes place during the lifetime, and transfer is actually the transfer of shares from one person to the other on sale of shares, on gift of shares, whereas transmission takes place on death, insolvency and lunacy of a shareholder. अब transfer of share जो है, इसमें the right of shares passes to the transferee. एक होता है ट्रांसफर, एक होता है ट्रांसफरी. सो ये हक जाता है ट्रांसफरी के पास ट्रांसफर करने के बाद. लेकिन ट्रांसमिशन में क्या होता है? ट्रांसमिशन में ये होता है कि द शेयर्स देन passes to the executors, to the administrators and to the official assignee. इनके पास शेयर्स जाते हैं. अब ये कौन होते हैं? अगर ट्रांसफर, अगर एक बंदे की डेथ हो जाती है, इफ ही इज अ डिसीज्ड पर्सन, तो उस मरहूम के शेयर्स जाएंगे उसके एग्जीक्यूटर के पास, जो उसके वो उनके फिर वरसा को वो शेयर्स देगा, या फिर उसने जो नॉमिनीज किए हैं उनको देगा शेयर्स, जिसको वो नामजद करता है कि मेरी मौत के बाद ये मेरे शेयर्स के हकदार होंगे. या फिर अगर वो बंदा इंसॉल्वेंट है तो उसके लीगल एडमिनिस्ट्रेटर के पास शेयर जाएंगे. और अगर वो बंदा जो है वो ल्यूनेटिक है, पागल है, मखबूतुल हवास है, तो फिर उसके शेयर ट्रांसफर होंगे उसके गार्डियन के पास. सो ये होता है द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. याद रखिए कि अगर
जो शेयर का ट्रांसफर है ये एक बंदे का राइट है कि वो जब चाहे अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफर कर दे, लेकिन बाज़ औक़ात द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मे रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बट ओनली इफ द ट्रांसफर डीड इज इनवैलिड और डिफेक्टिव। अगर ट्रांसफर डीड में कोई मसला है तो डायरेक्टर इज अलाउड टू रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लेकिन इस रिफ्यूजल के खिलाफ अपील की जा सकती है। सो अ पर्सन मे अपील टू द SECP। अपील कहां पे होगी? कमीशन के पास होगी। याद रखिए यहां पर अपील SECP के पास होगी। इन केस अ पर्सन सेज कि जी उसका ट्रांसफर तो बहुत वैलिड ट्रांसफर है और वो अपने शेयर्स A B को ट्रांसफर करना चाहता है और डायरेक्टर रिफ्यूज कर देता है, सो A के पास ये इख्तियार है कि ही कैन मेक एन अपील टू द SECP against any refusal by the company to register the transfer of shares। और उसके बाद हमारे शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं सक्सेसर इन इंटरेस्ट के पास। हम in some cases the shareholder nominates someone कि जी in the case of my death all my shares will be passes to him, तो shares then pass on to the nominee। जिसको ट्रांसफर जिसको शेयर होल्डर ने नॉमिनेट किया होता है, नामजद किया होता है, तो उसको फिर शेयर्स पास होते हैं। लेकिन याद रखिए कि इफ आई नॉमिनेट मिस्टर A that all my shares will be transferred on his name after my death, so ये याद रखिए कि मैंने जिसको नॉमिनेट किया है उसके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आई हैव नॉमिनेटेड हिम। एक बात। दूसरी बात, इफ आई हैव नॉमिनेटेड 3 persons, सो आई विल क्लियरली मेक अ डिफरेंस कि कौन बंदा कितना हकदार होगा, ताकि बाद में वो आपस में लड़े ना। एंड ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम आई कैन चेंज दिस नॉमिनेशन। अगर मैं उनमें से किसी से खुश नहीं हूं तो मैं कह सकती हूं कि ABC की जगह X और AB मेरे उसके शेयर्स के मेरी मौत के बाद ये हकदार होंगे। सो अ नॉमिनेशन कैन बी चेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द शेयर होल्डर। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में डिफरेंस भी यही है। ट्रांसफर इज द पासिंग ऑफ टाइटल और प्रॉपर्टी एंड इट इज द डेलिबरेट एक्ट ऑफ द shareholder, whereas transmission is actually it takes place on by operation of law। बजरिए कानून जब हम शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर करें तो उसको हम कहते हैं दी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। बजरिए कानून कब होते हैं? इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड ल्यूनेसी। बोरोइंग पावर्स ऑफ अ कंपनी। याद रखिए द कंपनीज have implied power to borrow money। हाँ, जब तक के उस पर कोई पाबंदी नहीं होती, कंपनीज के पास ये राइट है कि वो शेयर्स को वो पैसा मनी बोरो करे। एंड वी हैव different types of borrowing like long term borrowing and short term borrowing। In short term borrowing we have the running finance, bank overdraft, cash credit, then loan against pledge, hypothecation mortgage, public deposits। And in long term borrowing we have the loan against mortgage, loan from DFIs, NBFCs, redeemable capital, debenture एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट यानी TFCs। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की बोरोइंग है। कर्जा लेने के इख्तियार जो कर्जा लेने का जो पावर होता है जो कंपनी के पास होता है, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी करती है कंपनी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी करती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि एवरी कंपनी हैज एन इम्प्लाइड पावर टू बोरो irrespective of any contrary provisions are there in the company's memorandum of association or articles of association। and borrowing कभी कभी अल्ट्रा वाइड्स दी कंपनी होती है और कभी कभी अल्ट्रा वाइड्स दी डायरेक्टर्स होती है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रा वाइड्स का क्या मतलब है। मैं दोबारा बता देती हूँ। अल्ट्रा वाइड्स सिंपली मीन
when we are performing certain act which is not in our jurisdiction, which is not in our authority, जब हम अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके कोई अमल करें जिसके जिसकी हमको इजाज़त नहीं है, दैट इज़ द अल्ट्रा वायर्स। और अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग क्या होती है? अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग, अल्ट्रा वायर्स द कंपनी के पास, अगर हम बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के पास देयर इज अ स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन्ड कि जी कंपनी इतना ही बोरो कर सकती है। इफ द कंपनी बोरोज बियॉन्ड दैट लिमिट, सो दिस इज बोरोइंग अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। एंड इफ द डायरेक्टर अपने लिमिट से ज्यादा बोरो करें तो हम कहते हैं बोरोइंग अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स। सो हमारे पास ये है बोरोइंग पावर्स ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज द एविडेंस ऑफ डेट, एक ऐसी दस्तावेज जो कि कर्जे का एतराफ करती है, उसको हम कहते हैं दी डिबेंचर। डिबेंचर इज एक्चुअली दी सिक्योरिटी अलॉटेड टू दी इन्वेस्टर, कि उसकी जो रकम है वो सिक्योर हो। डिबेंचर जो होता है, जो डिबेंचर इशू करता है वो कंपनी इशू करती है, और जिसके नाम वो डिबेंचर इशू होता है वो होता है डिबेंचर होल्डर। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स like redeemable debentures, irredeemable debentures, perpetual debentures. So we have different types of debentures. Ordinary debentures कौन से होते हैं? प्लीज ये एक important topic है। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर is a document issued by the company as an evidence of its debt. It is a security allotted to the investor under the common seal of the company. It is actually a contract for the repayment of debt, कि जी हम कर्जा वापस करेंगे, ये उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंपनी ने भारी पैमाने पे कर्जा लिया और उसने एक डिबेंचर इशू किया, जिसके नाम डिबेंचर इशू किया उसको वो उसका पैसा भी रीपे करेगी कंपनी, और साथ में उस पे उसको प्रॉफिट भी मिलता है। और इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं। ऑर्डिनरी डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स व्हिच आर इशूड विदाउट एनी सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट। रिडीमेबल डिबेंचर्स व्हिच आर रीपेएबल either at a particular stated time or on the happening or non-happening of certain event. Irredeemable debentures are those debentures which are not payable during the lifetime of the company. Bearer debentures वो होते हैं which do not specify the name of the owner. Perpetual debentures, these are the debentures which are not cancelled, which are not redeemed and can be reissued. मतलब एक खास टाइम पे वो डिबेंचर खत्म हो गया लेकिन वो फिर री इशू होता है, सो वो उनको हम कहते हैं दी परपेचुअल डिबेंचर्स, जारी रहने वाले। सिक्योर्ड डिबेंचर, मॉर्गेज डिबेंचर्स, द डिबेंचर विच इज सिक्योर्ड बाय अ कंपनी ऑन दी विच इज द डिबेंचर विच इज सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज, जिसको हम मॉर्गेज से सिक्योर करते हैं। और मॉर्गेज किस चीज को हम करते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कंपनी की प्रॉपर्टी को हम रहन रखवा देते हैं और उस पे हम वो ये उस किस्म का डिबेंचर है कि जी कंपनी अपनी प्रॉपर्टी उसके पास रहन रखवा देती है और उससे पैसा लेती है। सो ये होते हैं दी मॉर्गेज्ड डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी जिनको आप शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं कंपनी की डिबेंचर होल्डर हूँ, मैंने कंपनी को पैसा दिया है, एंड इफ आई आस्क द कंपनी कि जी, और कंपनी भी ये कहे कि जी आप पैसा हम आपको पैसा वापस करने के बजाय आपको आप कंपनी के शेयर्स अलॉट कर देंगे। सो उसके लिए हमारे पास जो डिबेंचर होगा वो होना चाहिए द कन्वर्टेबल डिबेंचर। वो डिबेंचर फिर हम उसमें डिबेंचर होल्डर के बजाय उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, राइट। ट्रस्ट डीड एंड ट्रस्टीज, याद रखें कंपनी और डिबेंचर होल्डर के दरमियान डिफरेंट
मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए, डिबेंचर होल्डर के राइट्स का ख्याल रखने के लिए ट्रस्टी होता है। और ट्रस्टी को ये इजाज़त है, वो कंपनी को सू भी करता है कि अगर डिबेंचर होल्डर को जो है प्रॉफिट टाइम पे नहीं मिलता है, वो कंपनी को सू करता है कि कंपनी ने अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है और डिबेंचर होल्डर को उसका पोजेशन नहीं मिलता, कब्जा नहीं मिलता, सो ट्रस्टी के पास ये इख्तियारात होते हैं। और ट्रस्टी जो है वो एक ऐसा बंदा होता है कि ही इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स एंड the mortgage deed is entered between the company and the trustees. Then the directors. Who is a director? Director is actually the person who controls the company, जिसका कंपनी में बहुत अमल दखल होता है, अहम फैसले उस डायरेक्टर की ईमा पर होते हैं। So they are responsible for the entire management of the company. A director can be appointed through election, through nomination, by appointments. And if there is a single member company, it will have one director. A private company will have 2 directors. A public company can have minimum 3 directors. याद रहे हम मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। एंड पब्लिक कंपनी इफ इट इज लिस्टेड इट विल कैन हैव मिनिमम 7 डायरेक्टर्स, एंड इफ द कंपनी इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी देन इट विल हैव एट लीस्ट 3 डायरेक्टर्स। सो ये कम से कम तादाद है। फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है? फर्स्ट डायरेक्टर वो होता है जो एजीएम तक अपना काम दे। एजीएम में इलेक्शन होता है एंड इन दैट इलेक्शन द डायरेक्टर अपॉइंटेड इज कॉल्ड द सबसीक्वेंट डायरेक्टर्स, एंड सबसीक्वेंट डायरेक्टर होल्ड देयर ऑफिस फॉर 3 years. अब डायरेक्टर्स वंस दे आर इलेक्टेड, सबसीक्वेंट डायरेक्टर्स जब हमारे पास इलेक्शन के बाद आ जाते हैं, देन दे गिव अ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में देते हैं, ये एक ओथ देते हैं कि जी हम इस नशिस्त के लिए, हम इस डायरेक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और उन्होंने उससे पहले एलिजिबिलिटी की एक लिस्ट है कि दीज आर द पीपल हु आर इनएलिजिबल टू बी द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, और ये डिक्लेयर करते हैं कि वो लिस्ट हम पे नहीं अप्लाई होती। सो whoever wants to seek the election of the directors, they will give a declaration on oath. वो एक बयाने हल्फी देते हैं। सो कौन देता है? अ पर्सन हु इज नॉमिनेटेड टू सीक टू कंटेस्ट एन इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ अ डायरेक्टर। अब बाज़ औक़ात हम कहते हैं जी डायरेक्टर तो आपने अपॉइंट कर लिया है, इसका इलेक्शन दोबारा कराओ। फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्वेस्ट ऑफ समवन। अब वो कौन होगा जिसकी रिक्वेस्ट पर फ्रेश इलेक्शन होते हैं? वेयर अ पर्सन एक्वायर्स 12.5% or more voting rights in a listed company, that person can apply to the SECP and requires the company to hold fresh election. अब किसके ईमा पे फ्रेश इलेक्शन हो सकता है? जिस बंदे के 12.5% और उसके ज्यादा के राइट्स होते हैं, तो वोटिंग राइट्स होते हैं, उसको ये इख्तियार हासिल है। और लिस्टेड कंपनी में तो दैट पर्सन कैन रिक्वायर अ कंपनी टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन। उसके बाद द सर्कमस्टांसेस इन विच इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स मे बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। किन हालात में हम जो डायरेक्टर के इलेक्शन को हम कहते हैं ये इनवैलिड है? जब ये साबित हो जाए कि इलेक्शन में धांधली हुई है, तो हम कहेंगे कि यस द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स आर डिक्लेयर्ड invalid means when there arise some material irregularity in the elections and the directors can be removed
इन द वे कि जितने वोट से ये डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है उतने या उतने से ज्यादा वोट्स इसके खिलाफ आ जाए, सो ही कैन बी रिमूव्ड। एंड रिमेंबर दिस कि जो कंपनी का क्रेडिटर होता है, जिससे कंपनी ने कर्जा लिया होता है, द क्रेडिटर मे नॉमिनेट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर्स ऑलवेज गिव their written consent कि yes we hereby given written agreement that I hereby agrees to be the director of this company। इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि कौन लोग जो है वो डायरेक्टर बनने के लिए नाअहल है, जो जाहिर है जो माइनर होता है, जो अनसाउंड माइंड होता है, जो कि इंसॉल्वेंट होता है। इस तरह बहुत से हमारे पास प्रोविजंस हैं अंडर सेक्शन 187 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के, जो हमें बताते हैं ये प्रोविजन अबाउट द इनएलिजिबिलिटी टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कि ये जो लोग हैं ये डायरेक्टर बनने के लिए इनएलिजिबल है, नाअहल है। वोकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, डायरेक्टर की सीट, डायरेक्टर की नशिस्त को खाली कर दिया जाएगा इफ he absents himself without given leave from 3 consecutive meetings। अगर वो मीटिंग से मुसलसल एब्सेंट है तो उससे समझा जाएगा उसकी जो सीट है वो वोकेट है। वो बगैर छुट्टी के चला जाता है, वो लोन ले लेता है जिसकी इसको इजाजत ना हो, सो इन तमाम सूरत में हम कहेंगे द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर इज वोकेटेड। Director is not allowed to assign his office to someone else unless it is approved by a special resolution in general meeting। Usually डायरेक्टर को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी कुछ अरसे के लिए अपनी कुर्सी किसी और को दे दे। हाँ, वो अप्रूवल ले ले, वो इजाजत ले ले तो वो फिर अपनी नशिस्त, अपनी ड्यूटी किसी और को डेलीगेट कर सकता है। कोरम ऑफ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर, यानी एक मीटिंग जो कि डायरेक्टर्स कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें कम से कम कितने मेंबर्स हो तो हम कहेंगे जी मीटिंग का कोरम पूरा है। सो कोरम क्या है? कोरम इज एक्चुअली द मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर अटेंडिंग सम मीटिंग। कम से कम तादाद किसी भी मीटिंग या किसी भी चीज को अटेंड करने के लिए वो होती है उसका कोरम। सो द कोरम of directors meeting of a listed company shall not be less than 1/3 of their number and 4 whichever is greater। यानी डायरेक्टर की जो मीटिंग है उसके लिए कोरम क्या है? 1/3 of their number और 4 whichever is greater, इसमें जो भी ज्यादा है। सो वो हम ये कहते हैं कि जी इतने डायरेक्टर्स होंगे तो ये मीटिंग का कोरम पूरा होगा, मीटिंग एक वैलिड मीटिंग होगी। अटेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग थ्रू टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर the directors of the company to come on the venue for holding some meeting, so it is allowed by the SECP that they can hold a tele-video conference meeting। यानी एक बंदा कराची है, एक डायरेक्टर कराची है, एक पेशावर है, एक इस्लामाबाद है, सो ये लोग एक टेली वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत अपनी एक मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि कहा गया है कि लिस्टेड कंपनीज को ये मीटिंग्स अवॉइड करनी चाहिए, और वैसे भी ये टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो मीटिंग्स होती हैं अगर ये की भी तो इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग का प्रॉपर सेक्रेटरी को रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, एंड इसके ऊपर तमाम इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग पे तमाम डायरेक्टर्स के साइन जरूरी है। सो कमीशन हैज अलाउड for the companies to hold a meeting through tele video conferencing, but only in emergent situations। Directors are liable for certain acts
और अगर वो काम वो एक्शंस डायरेक्टर करेंगे देन दे विल बी गिल्टी ऑफ सर्टेन पीनल एक्शंस, उनके खिलाफ पर पाकिस्तान पीनल कोड के तहत एक्शन लिया जाता है जिसके तहत उनको फिर कोई भी सजा हो सकती है। अब वो क्या जो एक्ट्स हैं, एक्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स विच मे इंटेल पेनल्टीज अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, वो है एनी फॉल्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 492, कोई गलत बयानी करे डायरेक्टर उसके खिलाफ पीनल एक्शन लिया जाएगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फॉर इनएडवोकेट कंसिडरेशन, यानी डायरेक्टर ने शेयर्स अलॉट किए हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं अलॉट किए अंडर सेक्शन 494, तो तब भी डायरेक्टर के खिलाफ पीनल एक्शन लिया जाएगा। कैरिंग ऑन अल्ट्रा वायर्स बिजनेस, अपने इख्तियारात से तजावुज करके एक बिजनेस कर रहा है अंडर सेक्शन 496 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, सो हम कहेंगे कि जी डायरेक्टर के खिलाफ पीनल एक्शन लिया जा सकता है। सो याद रखें कि जो डायरेक्टर्स हैं दे आर बाउंड टू डिस्क्लोज देयर इंटरेस्ट if they have some interest in some contract, some agreement of the company, they are bound to disclose it. Directors पे लाजमी है कि वो अपने ज़ाती मफाद की नोयत से कंपनी को आगाह करें, और जिस भी डायरेक्टर ने those who have not disclosed about the personal interest in any contract or any agreement of the company, so हम कहेंगे, बल्कि कोर्ट डिक्लेयर करता है ऐसे डायरेक्टर को, कहता है कि जी ही इज लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर, ये द डायरेक्टर इज लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर जब वो अपने ज़ाती मफादात से जो उसकी कंपनी में होंगे उससे वो कंपनी को आगाह नहीं करेगा। एंड द कोर्ट मे डिक्लेयर अ डायरेक्टर टू बी लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर अंडर सेक्शन 217 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव is the one who performs duties, he is under the control of directors. अब डायरेक्टर उसको कुछ इख्तियारात देता है या उसका एक पार्ट देता है या सारे देता है, ये डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन यूजुअली चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव इज द वन हु वर्क्स अंडर द डायरेक्शंस ऑफ अ डायरेक्टर। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है हमारे पास इसी तरह फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, सबसीक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनका इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वही है जो डायरेक्टर का है। जो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता वही बंदा कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता। शेयर होल्डर्स और मेंबर, मेंबर कौन होता है? मेंबर वो होता है जिसका कंपनी के शेयर कैपिटल में हिस्सा होता है। Member is actually subscriber to the memorandum of association. He is the one for whom, in the name of whom shares are allotted. Shareholder या member is the one who has the voting rights in the company. So ये होता है शेयर होल्डर, जिसके कंपनी में शेयर्स होते हैं, जिनका वोटिंग राइट होता है, जिनका नाम मेमोरेंडम में आया होता है एज अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। ही इज द मेंबर। A person can become a member by subscription, by application, by transfer, by succession and by estoppel. The members have different rights and liabilities. A person may cease to become a member. बंदे की मेंबरशिप सीज कैसे होती है, खत्म कैसे होती है? If he transfer his shares, his membership is seized, खत्म। By forfeiture of his shares, उसके शेयर्स जब्त हो गए, membership has ceased. By surrender of his shares, खुद ही शेयर्स छोड़ दिए। By sale of shares, by death of shareholder, by winding up of the company. So that's the way a person may cease to become a member.
the company's meetings. Meetings have an important role in the companies. यानी मीटिंग्स का बहुत अहम किरदार होता है कंपनी के अंदर. और we have the statutory meeting. Every company will have a statutory meeting, the AGM, annual general meeting, and the extraordinary general meeting, which is called the EGM. Statutory meeting कौन सी होती है? Every public company shall hold a general meeting of the members called the statutory meeting, and that meeting is to be called after 3 months and before 6 months. After 3 months and before 6 months from the date of entitlement to commence the business. यानी ये statutory meeting जो होती है ये कब होती है? 3 महीने के बाद और 6 महीने से पहले पहले. From the date of entitlement of to commence business. यानी बिजनेस का आगाज करने से कम 3 महीने बाद और 6 महीने पहले पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है. एंड इस मीटिंग का हिस्सा होती है द मीटिंग शैल कंसिडर एंड अप्रूव अ रिपोर्ट कॉल्ड द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट. And the statutory report should be sent to each member at least 21 days before the statutory meeting. Annual general meeting. The first annual general meeting of a company shall be held within 18 months. 18 महीनों के अंदर अंदर कंपनी ने AGM करानी है. ये तकरीबन 1.5 साल बनता है. कब से? From the date of its इनकॉर्पोरेशन. कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हुई उसके बाद तकरीबन 1.5 साल के अंदर अंदर कंपनी ने AGM करानी है. एंड द सब्सीक्वेंट AGM शैल बी हेल्ड विद इन 4 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर्स. सो AGM of a listed company is held in the town in which the registered office is situated. And याद रखें कि AGM is called on the order of the directors, not of members. Extraordinary general meeting, EGM. All general meetings other than AGM and a statutory meeting is EGM. EGM is called by the directors on their own motions. Director खुद भी EGM call करता है. By the डायरेक्टर्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर्स. मेंबर रिक्वेस्ट करे तो डायरेक्टर्स EGM कॉल करते हैं. अब इफ द डायरेक्टर्स विद इन 21 days फ्रॉम filing the request by the members to call AGM and the director has not called the meeting within 21 days, then the requisitionist, the members, they may call the meeting within 3 months of depositing the requisition. फिर डायरेक्टर ने कॉल नहीं की तो फिर रिक्विजिशनिस्ट को ये इख्तियार है कि वो अगले 3 महीने के जो 3 महीने जब उन्होंने ये रिक्विजिशन दायर की थी उस के बाद से जो 3 महीने का पीरियड होता है उस तक वो EGM कॉल कर सकते हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. बट इफ द डायरेक्टर्स दे हैव फेल्ड टू कॉल द EGM. सो ये होती है हमारे पास 3 टाइप्स की मीटिंग्स. कंपनीज रेजोल्यूशंस. कंपनी हैज 2 types of resolution. In fact, 3 types of resolution. An ordinary resolution, a special resolution, and a class resolution. अब ordinary resolution क्या है? An ordinary resolution is the resolution which is passed by simple majority. Simple majority से इसको पास करना होता है at a general meeting at which either the notice of the intention to deal with the subject matter of the resolution has been duly given or where the subject matter of the resolution does not require notice by the ordinance, then in that case the ordinary resolution can also be held like appointment of auditors, declaration of dividend. इसके लिए हम कॉल करते हैं
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन खास बातों के लिए ये करारदाद पास नहीं होती। रेजोल्यूशन क्या है? एक करारदाद जो कि हम पास करते हैं। इसका तरीका क्या होता है जी? लोग बैठे होते हैं, शेयर होल्डर्स बैठे होते हैं, हम कहते हैं जी हमने सपोज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? लोग हाथ खड़ा करते हैं, शो ऑफ हैंड्स इसको कहते हैं जी जितने लोग इसके ये चाहते हैं तो दे रेज देयर हैंड, दे इफ दे रेज देयर हैंड सो मींस दे आर इन द फेवर ऑफ दिस रेजोल्यूशन, और जो हाथ नीचे होते हैं दे आर अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। उसको फिर काउंट किया जाता है और जिनके हाथ ज्यादा होते हैं, ज्यादा जिसके लिए रेज होते हैं, सो रेजोल्यूशन उस चीज के हक में पास होती है। सो दैट्स द वे द रेजोल्यूशंस आर पास्ड। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है? जो आम छोटी मोटी बातों के लिए हम जो करारदाद पास करते हैं उसको हम कहते हैं दी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए अगर पहले नोटिस देना बहुत जरूरी है सो नोटिस दिया जाता है, लेकिन अगर इतना इम्पोर्टेंट ना हो तो नोटिस दिए बगैर भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाई जा सकती है। और इफ इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देन द कंपनी नीड नॉट टू सेंड नोटिस फॉर पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन खास बातों के लिए जो करारदाद पास होती है। The special resolution is that resolution which is passed at a general meeting when not less than 21 days notice has been given, when the notice specifies the intention to propose the resolution as a special resolution, and by majority of 3/4 of such members entitled to vote they are present in person or by proxy। हम ये कहते हैं कि जी स्पेशल रेजोल्यूशन, ये जो खास करारदाद होती है, ये कंपनी ने जब पास करानी होती है तो 21 दिन पहले वो एक नोटिस देगी कि इस मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास होगी। लेकिन याद रखिए इफ द मेंबर्स maximum members are there and those who are going to vote in that special resolution they are present and they have no problem, तो फिर 21 दिन का नोटिस देने की भी कोई जरूरत नहीं है, उससे कम का नोटिस देकर भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराई जा सकती है। सो ये होती है दी स्पेशल रेजोल्यूशन। सो स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत ही खास मौकों पे पास होती है। ये करारदाद कंपनी का नाम बदलना है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना है, इफ देयर इज एनी फॉर द अल्टरेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इफ देयर इज एनी द कंपनी नीड टू seek some sanction for the assignment of office by director। so इस किस्म की जो बहुत जो important जो decisions होते हैं उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन कॉल होती है। अब जनाब ये जो बाज़ औक़ात मीटिंग एडजर्न हो जाती है, मुलतवी हो जाती है। सो रिमेंबर दिस थिंग, इफ द मीटिंग हैज बीन adjourned on some other date, so we will consider that date जब वो जो दूसरी डेट पे जब वो मीटिंग होती है हम रेजोल्यूशन के पास होने की डेट को वही डेट उसको देंगे जिस दिन वो असल में पास हुई है, यानी जो adjourn मीटिंग वाले दिन जब वो हुई है सो उसको हम वही दिन तस्वर करेंगे। Political contribution and distribution of gifts. A company cannot contribute or donate any amount to any political party or to any political leader or to any person contesting election। यानी political contribution सियासी तौर पे गिफ्ट देना कंपनी के लिए सही नहीं है। Register of mortgages and charges will be kept by the registrar and by the company both। ये जो होते हैं ना, ये डिफरेंट रजिस्टर्ड जो कंपनी में होते हैं इनको हम कहते हैं दी कंपनी के ये स्टैट्यूटरी बुक्स कहलाते हैं। सो ये जितने भी स्टैट्यूटरी बुक्स हैं सो the registrar and the company both they will keep the record of these statutory books under section 125 of the company's ordinance 1984।
एंड याद रखें कि जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है इसमें, कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका जो रजिस्टर होता है उसमें दर्ज होता है उन मेंबर्स के नाम, उनके पूरे कवायफ, पर्टिकुलर्स, द अमाउंट एंड नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, द डेट on which they have acquired these shares, the amount paid on the shares, the date of entering a member in the register, and the date and reason for ceasing to be a member. ये तमाम member से related बातें इस register of members में दर्ज होती हैं. So every company shall once in each year the company shall prepare the annual return of its members. The annual return of the members shall be maintained by the company once in each year. And besides this, a company shall keep at its registered office a fair and accurate summary to be entered in the properly maintained books. कि जी कंपनी ने क्या करना है, उसने अपने जो एक एक्यूरेट समरी है अपनी, वो जो जितने भी मीटिंग्स हुई हैं उनकी समरी, उनके मिनट्स कंपनी ने प्रॉपर्ली उसका रिकॉर्ड रखना होगा. चाहे वो जनरल मीटिंग्स थी, चाहे मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स थी, चाहे वो मीटिंग्स ऑफ कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स थी, कंपनी ने उन तमाम प्रोसीडिंग्स के मिनट्स को प्रॉपर्ली उसका रिकॉर्ड रखना होगा. Register of directors and other officers. A company shall keep at its registered office a register of its directors and other officers. जिसमें बताया होगा कि जी this is the chief executive, he is the managing agent, this is the chief accountant, the auditors, and about the legal advisors of the company. And इन तमाम लोगों के कवायफ इस रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स में दर्ज होंगे कि जी चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम, पता, वल्दियत, मुस्तकिल पता, इस तरह ये मैनेजिंग एजेंट, चीफ अकाउंटेंट, लीगल एडवाइजर्स. सो द कंपनी विल कीप अ रिकॉर्ड of all these. The company will in fact have the register of directors and the other officers as well. और ये जो registers होते हैं, ये जो हम minutes of meeting का record रखते हैं, ये तमाम आते हैं statutory books में. ये company के statutory books होती हैं. Audit and inspection. Auditor is the one who performs the duty of audit. वो कंपनी के ऑडिट को चेक करता है, वो होता है ऑडिटर. हमारे पास जो ऑडिटर होता है, द फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स विद इन 60 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. एंड द सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स आर दोज, दे आर एट ईच annual general meeting the company shall appoint the subsequent ऑडिटर्स. ये जो ऑडिटर्स होते हैं, जो कंपनी का ऑडिट चेक करते हैं, इनकी भी कैजुअल वैकेंसी आती है. जब जो जनाब ऑडिटर की डेथ हो जाए, वो रिजाइन कर दे, वो टर्मिनेट कर दिया जाए, सो कैजुअल वैकेंसी हमारे पास आ सकती है. Who shall fix the remuneration of auditors? So the remuneration of auditors depends upon the authority appointing the auditors. If the auditors are appointed by directors, so the directors shall fix the remuneration. If the auditors are appointed by the directors, director shall fix the salary of the auditors. If the auditors are appointed by the SECP, the commission, so SECP will fix the remuneration, the salary of the auditors. So remuneration depends on the appointing authority. ऑडिटर को हटाया कैसे जाएगा, रिमूव कैसे किया जाएगा, कौन करेगा उसको? हु इज द अथॉरिटी? द फर्स्ट ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स may be removed by the members in general meeting. An auditor or the auditors appointed in a general meeting may be removed before the conclusion of the next annual general meeting through a special resolution. The
the company's auditors should at least be CA. क्वालिफिकेशन उनकी ये है कि इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. Powers of the auditors. Auditors of a company will have the right to access to books, papers, accounts and vouchers of the company under section 255 of the Companies Ordinance 1984. The company's auditors will have the right to receive information and any explanation. The company's auditors will have the right to receive notices of general meetings and to attend these meetings. Auditor वो जनरल मीटिंग्स को अटेंड भी कर सकता है. एंड द ऑडिटर्स विल हैव द राइट टू एक्सेस टू बुक्स, पेपर्स ऑफ ब्रांच इफ द कंपनी हैज अ ब्रांच. कंपनी का कोई ब्रांच की कोई ब्रांच है तो उस ब्रांच के भी जो बुक्स एंड पेपर्स हैं उसको भी ऑडिटर चेक कर सकता है. सो ये है ऑडिटर्स के इख्तियारात, उसके पावर्स. नाउ दी liabilities of the auditors. Auditor के ऊपर सिविल लाइबिलिटी भी आती है और उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आती है. सिविल लाइबिलिटी फॉर मिसफीजेंस एंड नेग्लिजेंस. जब वो कोई गैर जिम्मेदारी करेगा, अपना काम सरंजाम देते हुए ऑडिटर कोई नेग्लिजेंस करेगा, कोई उसको नज़रअंदाज करेगा, काम को उस तरीके से नहीं करेगा जिस तरीके से उसको करना चाहिए, जिसका किसी और को डैमेज हो, किसी और को लॉस हो, तो तब ऑडिटर पे सिविल लायबिलिटी अराइज होती है. मिसफीजेंस एंड द नेग्लिजेंस. क्रिमिनल लायबिलिटी. क्रिमिनल लायबिलिटी जो कि ऑडिटर पे आती है वो ये होती है इफ द ऑडिटर फेल्स टू कंप्लाई with the requirements of section 157, 255 and 257. So the criminal liability arise shall be a punishment and a fine. Punishment भी होगी auditor को, उसको fine भी होगा up to rupees 100,000. 100,000 उसको जो होगा उसको फाइन भी होगा, साथ साथ उसको पनिशमेंट भी होगी. एंड इफ ही नोइंगली मेक्स अ फॉल्स रिपोर्ट, जानबूझ के वो एक फॉल्स रिपोर्ट बनाता है, गलत बयानी पे मबनी रिपोर्ट बनाता है, फॉर द प्रॉफिट टू हिमसेल्फ, अपने को फायदा देने के लिए वो कंपनी को नुकसान में डालता है, कंपनी को लॉस होता है. सो या किसी भी और बंदे को वो एक लॉस की पोजीशन में डालता है, डिसएडवांटेज देता है किसी और को, तो देन ही शैल ऑल्सो बी पनिशमेंट उसकी एक और क्या होगी, जेल, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year. सो ये ऑडिटर की क्रिमिनल लायबिलिटी होती है जिसमें उसको पनिशमेंट भी होती है. अगर वो जानबूझ के गलती करेगा तो उसको जेल भी होती है 1 साल के लिए. डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज एक्चुअली द profit coming from shares which is distributed among the members. Dividend is declared and approved in the general meeting. Dividend shall not exceed the amount recommended by the directors. Director कहते हैं कि जी ये dividend इतना मुनाफा members को मिलेगा. Dividend की पेमेंट कैसे होती है? Dividend is payable only to the registered holders of shares. Dividend warrants होते हैं. Dividend warrants are sent by registered post unless the entitled shareholders requires के जी मुझे पोस्ट के जरिए से ना मिल दिए जाएं. So otherwise dividend warrants are sent through registered post. Dividend must be paid within 30 days. कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जो कंपनी का डिविडेंड डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया है, अब वो डिविडेंड मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को 30 दिनों के अंदर अंदर दो. अगर वो नाकाम हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव डिविडेंड को देने में, तो उस सूरत में दी चीफ एग्जीक्यूटिव शैल हैव टू सीज द ऑफिस. अब उसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि उसने 30 दिन के अंदर अंदर वो जो प्रॉफिट था, वो जो डिविडेंड था, वो शेयर होल्डर्स को नहीं दिया. और उसके साथ साथ द चीफ एग्जीक्यूटिव शैल नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, he shall not be the chief executive of this company
and of any other company. So ये उसकी फिर सजा होगी. So dividend must always be paid within 30 days. Next is mudarba. What is mudarba? Mudarba is actually a business in which one party gives money and the other party participates with his skill. So एक का पैसा दूसरे के स्किल और ये बिजनेस रन होता है. जिसका पैसा होता है वो रब्बुल माल कहलाया जाता है और जो जिसकी स्किल्स होती है वो मुदारिब होता है. और याद रखें कि इस्लामी उसमें मुदारबे की एक बहुत खास अहमियत है. So every public or a private company which is registered under the Companies Ordinance 1984, that company can be registered as a mudarba company. So याद रखें, the prerequisite of a mudarba company is its financial position, its financial standing and the previous background of its director. ये इसके prerequisite है. So मुदारबा कंपनी, एक के स्किल्स दूसरे का पैसा मिलकर बिजनेस जो होता है उसको हम कहते हैं मुदारबा. We have the specific for one purpose or one objective mudarbas. In fact, we have two types of mudarbas. एक होता है specific for one purpose, for one objective, और कुछ होते हैं जो multi-purpose mudarbas होते हैं. Multi-purpose for more than one purpose objective. So we have two types of mudarbas. SMC, single member company. So what is single member company? A company which is incorporated, which is registered with single member is termed as SMC, single member company. A private company, the single member company is a type of private company. And a private company which is registered with more than one member, that is a private company, but that private company can be converted into a single member company, into SMC. A single member may form a single member company, and it is incumbent on that single member to file with the registrar at the time of its incorporation a nomination in the form as set out in S1. यानी वो जो एक बंदा जो इन SMC बनाने जा रहा है, सिंगल मेंबर कंपनी बनाने जा रहा है, उस पे ये इनकम्बेंट है कि वो रजिस्ट्रार के पास इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल अप कराए जो कि S1 के नाम से. उस फॉर्म में क्या होता है, S1 में क्या होता है, the S1 indicates at least 2 individuals to act as nominee directors and alternate nominee director. A single member company may be converted into a private company on increase. में सिंगल मेंबर कंपनी है, एक मेंबर के साथ रजिस्टर है, वो प्राइवेट बनना चाह रही है. So a single member company can be converted into a private company on increase of the number of its members or more than one due to transfer of shares. The single member companies enables or requires any matter to be done or to be decided by the director or by the member, as the case may be. The single member shall nominate 2 individuals, one of whom shall become the nominee director in case of death of single member. सिंगल मेंबर की डेथ के बाद वो नॉमिनी डायरेक्टर आएगा और नॉमिनी डायरेक्टर अवेलेबल नहीं होगा तो अल्टरनेट नॉमिनी डायरेक्टर परफॉर्म करेगा उसके फंक्शंस. And where a single member company enters into a contract with a single member of the company, the single member shall reduce that contract in writing.
हमेशा कॉन्ट्रैक्ट चाहे एक मेंबर के साथ भी हो उसको इन रिटन लेकर आओ. दैट शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग एंड इंश्योर, इस बात की यकीन दहानी कराओ दैट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर रिटन, a written document are set out in a written memorandum, it is a written document, or are recorded in minutes of the first meeting of the directors of the company. यानी जो भी मीटिंग आप सिंगल मेंबर के साथ कर रहे हैं उसको हमेशा इन राइटिंग लाए. इन रिटन होगा तो वो ज्यादा सेफ होगा. सो दिस वाज द SMC सिंगल मेंबर कंपनी. द कंपनी वाइंडिंग अप, कंपनी की तहलील. कंपनी की तहलील कंपनी खुद भी करती है और कोर्ट के जरिए से भी कंपनी की तहलील होती है. कंपनी कोर्ट भी कहती है जी कंपनी का खात्मा करो. वाइंडिंग अप is the dissolution of company. The winding up of the company when the company is going to dissolve. या तो कंपनी अपना टर्म पूरा करती है, एक खास टाइम के लिए वो कंपनी बनी थी, टाइम पूरा हो गया, द कंपनी इज गोइंग टू वाइंड अप. या फिर टाइम पूरा नहीं हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर दिया किसी भी वजह से कि कंपनी को खत्म करो, वाइंड अप करो. एंड जब कंपनी वाइंडिंग अप करती है, जब कंपनी की तहलील होती है, उस सूरत में कंपनी अपॉइंट करती है अ लिक्विडेटर. लिक्विडेटर एक ऐसा बंदा होता है जो कंपनी की तहलील के, कंपनी के वाइंडिंग अप के तमाम प्रोसेस को सरंजाम देता है कि क्रेडिटर्स को किस तरह पे करना है, कंपनी के एसेट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेंबर्स के दरमियान में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कंट्रीब्यूटरीज कौन होंगे. सो ये तमाम चीजें आर टू बी सेटल्ड डाउन बाय द लिक्विडेटर. द लिक्विडेटर is the person who is appointed in the process of winding up of a company. Company can be wind up by the court or by the voluntary act of the company itself. So जो कंपनी की वाइंडिंग अप है, जो कंपनी की तहलील है, खात्मा है, वो बजरिए अदालत भी होती है और कंपनी खुद भी करती है. कंपनी का टाइम पूरा हो गया, द कंपनी विल डेफिनेटली वाइंड अप, खत्म करेगी काम. और अगर कोर्ट कहे तो कोर्ट के कहने से भी कंपनी वाइंडिंग अप करेगी. लेकिन लिक्विडेटर इज अ पर्सन हु द कंपनी विल हैव टू बी अपॉइंटेड. द लिक्विडेटर विल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप इन ऑर्डर टू settle down all the matters regarding the winding up or the dissolution of the company. Thank you so much. That's it. We have done the revision part and I hope कि आपको, सॉरी ये मैं बोल रही हूँ, इसको एंड को इस तरह आपने करना है. Thank you. So by the grace of Allah Almighty, we have finished the corporate law syllabus and the revision part as well. I hope now you will have a clear understanding and the knowledge about the corporate law, about its objects and its contents. Dear students, the slides I have provided to you are based on a textbook, and the textbook is actually in accordance with the provisions of the Companies Ordinance 1984. And I would like to show you the book of corporate law. This is the company laws book. अब तक का जो refresh edition है, that is the 25th edition. This book is MFC module D, and this is actually prepared by the Professionals Academy of Commerce, and the Professional Academy of Commerce, the oldest institution in Pakistan for CA education, and this is published by Ishfaq Publishing. This is a textbook which is very easy, very simple. Kindly go through it. You will have no problem if you go through the slides, you go through the book as well. And please make sure that there is a book available in which it's on same pattern. It is
published on same pattern, but उसके bracket में लिखा हुआ है solved question answers. So please don't buy that book. This is the actual textbook which is based on the Companies Ordinance 1984. All its contents are based on the Companies Ordinance 1984. It is easily available in the market. If you are having any difficulty, you can contact me. You can contact the faculty of VComSet, and we will help you out. So, corporate law will provide you the thorough knowledge of the corporate laws, the company laws, and you will, by studying this corporate law, you will be able to explore in detail the major concepts and issues that are essential in today's business world. And upon successful completion of this corporate law of this course, you will be able to deal with the practical implementation of laws, of the rules prescribed in the syllabus. I have tried my best to convey my knowledge, to make things simple, easier. उसके बावजूद भी अगर मुझसे कोई कोताही हुई हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट. इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगी. मुल्क आपका भी है, मुल्क मेरा भी है, तो जब हम इस वतन के हवाले से कुछ कह के अपने कोर्स का खात्मा करें तो यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा. मेरा एक पसंदीदा शेर है, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशे ज़वाल न हो. यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ा के गुजरने का एहतमाल न हो. खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशे ज़वाल न हो. खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो. हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो. Take care of yourselves because you are important. Thank you so much. Allah Hafiz.